हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अविनाश में। और मैं अविनाश आज मैं आपके लिए जनरल साइंस का क्लास 2 लेके आया हूं। और जैसा कि आप लोग अगर मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्लास पहला जो था हमारा जनरल साइंस का क्लास 1, उसमें हम लोग मात्रक एवं बीमा के बारे में पढ़ें, यूनिट एवं डायमेंशन के बारे में पढ़ें, जिसमें हम लोग भौतिक राशि के बारे में पढ़ें, इकाई यूनिट के बारे में पढ़ें, मूल मात्राएं जो थी फंडामेंटल क्वांटिटीज उनके बारे में पढ़ें, मात्रक पद्धतियाँ सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ें। और सिस्टम मात्रक पद्धतियाँ में कौन कौन से पद्धति हैं मात्रक की, जैसे CGS पद्धति है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम, इनके बारे में हम लोग बेसिक बहुत बढ़िया से डिफिनेशन इसके बारे में पढ़ें। उसके बाद FPS पद्धति के बारे में पढ़ें, MKS पद्धति के बारे में पढ़ें। और उसके बाद हम लोग यहाँ आप जैसा देख पा रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक जो अभी SI यूनिट है उनके बारे में पढ़ें। और फिर SI पद्धति में जो मूल मात्रकों की 7 संख्या है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन किए। और आज के क्लास में हम लोग SI के संपूरक मात्रक जो हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड, क्लास में बने हुए रहिएगा, पूरी बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा। और साइंस पढ़ना है तो आपको पूरा क्लास को देखना पड़ेगा ताकि इसे बढ़िया से समझ पाइए और उसके बाद इसके क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व कर पाइए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग चलते हैं अपने क्लास पे। तो जैसा कि हम लोग आज SI के संपूरक मात्रक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नोट्स में, सबसे पहले आप ये बतलाइए स्पीड इक्वल टू क्या होता है। स्पीड इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। चाल को हम लोग किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। तो स्पीड की SI यूनिट जो हो जाती है मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ये दूरी बटा समय हो गया यहाँ पे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मापते हैं और समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं। तो स्पीड की जो SI यूनिट होती है वो मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। लेकिन अभी हमको एक ये बात बताइए कि यहाँ पे ये मेरा मान लीजिए कि एक रस्सी है और एक रस्सी में यहाँ से यहाँ पे एक कोई पत्थर को बांध देते हैं और उसे हम लोग गोल गोल जो है सो घुमाते हैं। ऐसे करके जब गोल गोल घुमाते हैं तो जैसे यहाँ से ऐसे घुमा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ये कितना जो है सो एंगल कवर किया है और कितने समय में एंगल कवर किया है। तो ये हम लोग यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग के बारे में पढ़ते हैं। तो कोणीय वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कि कितने समय में कितने एंगल को कवर किया है। तो कोणीय वेग इक्वल टू थीटा बाय समय t। ठीक है। अब समय का तो SI यूनिट आपके पास S है, लेकिन थीटा का कोई SI यूनिट आपके पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग ये थीटा का SI यूनिट मौजूद नहीं है, इसीलिए हम लोग SI के संपूरक मात्रक को पढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसी एंगुलर वेलोसिटी के SI मात्रक को निकालने के लिए, थीटा के मान को निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी प्लेन एंगल की, समतल कोण की। तो जब हमें समतल कोण की ज़रूरत पड़ी तो हमको मिल गया समतल कोण के साथ साथ सॉलिड एंगल, ठोस कोण भी मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्लेन एंगल, समतल कोण, जिसकी SI यूनिट क्या होती है? रेडियन। और इसका सिंबल क्या है? RAD से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। और सॉलिड एंगल, ठोस कोण, इसका यूनिट SI यूनिट क्या है? स्टेरेडियन है और इसे हम लोग SR से डिनोट, सिंबल इसका SR हो जाता है। अब देखिए प्लेन एंगल जो है, प्लेन एंगल ये
मान लीजिए कि यहाँ से हम एक चाप खींचते हैं, ठीक है। यहाँ से जब हम एक चाप खींचें तो ये कितना जो है सो कितना डिग्री का ये कोण बना रहा है, ये जो है सो हमें पता चलना चाहिए। तो प्लेन एंगल का SI यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। प्लेन एंगल हमेशा 2D शेप का रहता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये 2D है आपका, और 2D प्लेन एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर्क जो चाप है, ये आर्क अपॉन रेडियस, ये रेडियस। तो AB, अगर हम इसको AB नाम देते हैं तो यहाँ पे आपका AB अपॉन रेडियस या आर्क अपॉन रेडियस प्लेन एंगल इक्वल टू आपका हो जाता है। वही सॉलिड एंगल ठोस कोण को जब आप देखते हैं तो ये आपका हमेशा 3D में दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कोई फुटबॉल है, और फुटबॉल का एक ये जो है सो कोई एरिया को हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ से उसे अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसका ये पूरा नीचे तक का पार्ट आपका निकलता है, और ऐसे 3D एंगल आपको 3D एंगल के रूप में वो निकलता है, ठीक है। तो इसका जो है सो सॉलिड एंगल इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन एरिया अपॉन यहाँ से जितना एरिया को हम लोग सेलेक्ट किए हैं, चूज किए हैं, तो वो एरिया अपॉन ये आपका रेडियस है इसका, तो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ये सॉलिड एंगल आपका हो जाता है। ये आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये आपका प्लेन एंगल है, थीटा इक्वल टू S अपॉन R। यहाँ पे आर्क को हम लोग S मान लिए हैं, और ये आपका रेडियस है, और ये 3D एंगल है, ये फुटबॉल के रूप में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हम लोग एक जो है सो एरिया को सेलेक्ट किए, और देखिए ये ऐसे जो है सो निकलता है, तो ये आपका 3D शेप में रहता है। तो ये सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, आर्क एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक आपको याद रखना है, इसमें सीधा सा ये तो आपका पूरा बेसिक हो गया, डिटेल हो गया, लेकिन प्लेन एंगल जो समतल कोण होता है उसका SI यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, और सैम्बल इसका RAD, और सॉलिड एंगल का जो ठोस कोण का SI यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है, और सैम्बल इसका SR हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट के बारे में, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे नोट्स में, व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट। अब तो आप फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल यूनिट की संख्या कितनी है, 7 है, और उन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट का यूज करके हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं, डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं। अब जैसे एरिया है, तो एरिया को हम लोग, एरिया का यूनिट क्या होगा, एरिया इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले आप नोट्स में देख पा रहे होंगे, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई को हम लोग, लंबाई का SI यूनिट क्या होता है, लंबाई तो एक फंडामेंटल यूनिट है, और चौड़ाई ये भी आपका फंडामेंटल यूनिट, दोनों का हम लोग मीटर में नापते हैं। तो लंबाई को भी हम लोग मीटर में नाप रहे हैं, और चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में नाप रहे हैं। तो मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो एरिया का आपका SI यूनिट क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका डिराइव्ड यूनिट व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अब उसी प्रकार से वॉल्यूम है, आयतन है, तो आयतन इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब हम लोग लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, और ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। तो आपका आयतन वॉल्यूम का जो SI यूनिट हो गया वो क्या हो गया, मीटर का मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। उसी प्रकार स्पीड है आपका, चाल है, तो चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को हम लोग किस में माप रहे हैं, मीटर में मापते हैं, डिस्टेंस को मीटर में और समय को सेकंड में। तो चाल की SI यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। अब ये देखिए, ये सब को, इसकी SI यूनिट को निकालने के लिए हमें दूसरे मात्रकों का भी सहारा लेना पड़ रहा है।
इसलिए इसे हम व्युत्पन्न मात्रक डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग विस्थापन है, तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन मतलब कोई दूरी है, उसको किसी स्थान से, जैसे ए से बी तक की जो सबसे कम दूरी होती है, सबसे कम दूरी मतलब जो शॉर्टकट होती है, उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी दूरी शब्द का यूज हो रहा है। तो और हम लोग दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो विस्थापन का भी एसआई यूनिट क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड यूनिट। अब वेलोसिटी है, वेग है, तो वेग इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और अभी तो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की डेराइव्ड यूनिट जो आई वो क्या आई? मीटर आई, और टाइम की एस है। तो वेग, वेलोसिटी, इसकी डेराइव्ड यूनिट क्या निकल के आई? मीटर प्रति सेकेंड आ गई। उसी प्रकार से आपका एक्सीलरेशन है, त्वरण है, तो त्वरण इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वेग के बारे में, त्वरण के बारे में, विस्थापन के बारे में, आगे इन सब को डिटेल से पढ़ेंगे। बस मेरे साथ आप बने हुए रहिएगा, आपको पूरा बेसिक से आपको यहाँ पे जानने को मिल जाएगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेग इक्वल टू, अभी हम लोग यहाँ पे निकाले हैं इसका डेराइव्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो त्वरण इक्वल टू क्या हो गया आपका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ और भी देख लीजिए, ये आपका सारा डेराइव्ड यूनिट है आपका। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फोर्स का, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो बल इंटू त्वरण फोर्स का हो गया। तो मास को हम लोग किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं, और त्वरण का भी यूनिट क्या निकाले? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका फोर्स का क्या हो गया यूनिट आपका? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसे एक और एसआई यूनिट के द्वारा एसआई यूनिट के रूप में नाम दिया गया, और उसका नाम क्या है? न्यूटन। ठीक है, उसी प्रकार से कार्य है आपका, तो कार्य इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो गया आपका? न्यूटन हो गया, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया। तो वर्क इक्वल टू क्या हो गया? न्यूटन मीटर, या इसका एक और नाम दिया गया, वो है जूल। ठीक है, न्यूटन मीटर या जूल। अब पावर है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है? शक्ति इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, मतलब कितने समय में कितना कार्य किया गया है। तो वर्क की एसआई यूनिट क्या हो गई आपका? जूल हो गया यहाँ पे, और टाइम का सेकेंड। तो आपका पावर का एसआई यूनिट क्या हो गया? जूल पर सेकेंड, या इसे डेराइव्ड यूनिट भी आप बोल सकते हैं। तो वो क्या हो गया? जूल पर सेकेंड, या इसका एक और नाम दिया गया, वो नाम क्या है? वाट है। ठीक है, तो शक्ति की डेराइव्ड यूनिट क्या हो गई? जूल पर सेकेंड या वाट। ठीक है, अब उसी प्रकार से आपका प्रेशर, दाब है, तो दाब इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कितने एरिया पर कितना बल आपका लगाया गया है। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे। तो दाब का जो एसआई यूनिट हो गया वो क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसका एक और नाम दिया गया, वो नाम क्या है? पास्कल है। ठीक है, अब करंट, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या हो गया? एम्पियर। ठीक है, करंट इक्वल टू होता है आवेश अपॉन समय, आवेश बटा समय। आवेश को हम लोग किस में मापते हैं? कूलम में, और समय को हम लोग किस में मापते हैं? सेकेंड में। तो कूलम अपॉन सेकेंड, इसका एसआई यूनिट निकल के क्या आता है? एम्पियर। ठीक है, तो विद्युत धारा के एसआई यूनिट क्या हो गया?
एम्पियर हो गया। उसी प्रकार से मोमेंटम संवेग है, संवेग इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास को हम लोग किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मापते हैं। तो संवेग मोमेंटम की जो एसआई यूनिट हो जाती है वो क्या हो जाती है, केजी मीटर पर सेकंड। अब है डेंसिटी, घनत्व। तो घनत्व इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास को हम लोग किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं, और वॉल्यूम को किस में मापते हैं, मीटर क्यूब में, पीछे हम लोग देखे थे। तो इसका एसआई यूनिट घनत्व का क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार से इम्पल्स का जान लेते हैं, आवेग का। तो आवेग इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो फोर्स को हम लोग, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन और टाइम की सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड या केजी। फोर्स इक्वल टू एक फोर्स इक्वल टू न्यूटन भी होता है, और इसकी एक और एसआई यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड। तो इसका एस स्क्वायर से इसका एस कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या, केजी मीटर पर सेकेंड। तो आवेग का एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं तो ऑप्शन में आपका यही वाला केजी मीटर पर सेकेंड रहता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग ये डिस्कशन किए, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ें और संपूरक मात्रक के बारे में पढ़ें। तो आज का टॉपिक इतना ही, और कल हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में, विमाएँ। क्लास 3 हमारा डायमेंशन का रहेगा, विमाएँ का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसी प्रकार से बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।